जय हिंद दोस्तों। शिक्षा एक उद्देश्य यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारा, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? ऑप्शन दिए गए हैं। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। क्या मिड डे मील का जो कार्यक्रम है यह शिक्षण के जो समय है उसको बर्बाद करता है क्या? तो ये तो ऑप्शन क्या है, गलत है। ऐसा नहीं है कि ये बर्बाद करता है। नेक्स्ट है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या है, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी शिक्षण अधिगम मीन्स सीखना, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। देखिए, अगर हम बात करेंगे मिड डे मील की, तो इस योजना की शुरुआत 1995 में की थी और केंद्र सरकार द्वारा की गई थी इस योजना की शुरुआत, है ना। और इसका उद्देश्य यही था कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता है, तो सरकार की योजना थी कि भाई बच्चे जो आते हैं उनको ऐसा खाना मिल सके कुछ जिससे उनको कुछ पोषण मिले, और वो कुछ खाली पेट भी आते हैं तो उनको कुछ भोजन मिले जिससे उनका पढ़ने में मन लगे और वो सीख सकें, है ना। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन दिए गए हैं इसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कि यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, एक बात और भी है इसके साथ साथ। देखिए, अब जैसे बहुत सारे लोगों का अपना विचार होगा कि यह शिक्षण अधिगम में यानी सीखने सिखाने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी करता है ना। तो हमको यहाँ पे अपने विचार नहीं रखना है। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन में से जो सटीक बैठता है उसको ही क्या करना है, आंसर देना है। स्पेशली अपने विचार को यहाँ पे प्रदर्शित नहीं करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? ऑप्शन दिए गए हैं। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की ज़रूरत है। क्या जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है उसको आधा कर दिया जाए ऐसा तो बोझ कम हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है, स्कूल बैग का कम वजन, यानी स्कूल बैग का कम वजन कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन है, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की कम संख्या, यानी जो अध्याय जो उसमें चैप्टर दिए गए हैं अगर उनकी संख्याओं को कम कर दिया जाए तो बोझ खत्म हो जाएगा ऐसा। या नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, अबोध का भार कम करने की ज़रूरत है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन सीखना है या जनरली बच्चे का सीखना है, उसमें आपने देखा होगा कि लर्निंग विदाउट वर्डन, है ना। आपने कई जगह पढ़ा होगा, यानी बोझ के बिना शिक्षा। क्या है कि बहुत ज़्यादातर बच्चे जो है ना, बहुत ज़्यादा बैग, बहुत ज़्यादा पुस्तकें, ठीक है, वो कहीं ना कहीं उनके बच्चों के ऊपर एक मानसिक दबाव बना देती है जिससे कि उनको पढ़ने में सीखने में प्रॉब्लम होती है ना। तो इसके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर इसका, कि पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है, यानी स्कूल बैग का कम वजन। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? यानी ईवीएस कक्षा की क्लास लग रही है और उसमें समूह में एक ग्रुप में सीखने के लिए कहा जा रहा है, तो उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, देखते हैं। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना, वर्कलोड को कम करना, ठीक है, आसानी से प्रबंधित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे ऑप्शन, लड़की और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। देखिए, अलग अलग का कोई भाव नहीं होता है, और शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया में हम समझेंगे पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी कोई ऐसी बात नहीं की जाती है कि लड़कियों को या लड़कों को अलग अलग करके सिखाया जाए, है ना। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना, ऐसी भी बात बिल्कुल भी नहीं की जाती है। यानी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता कि कम प्रदर्शन करने वाला विद्यार्थी है या ज़्यादा प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थी है तो उसको अलग अलग कर दिया जाए, है ना, ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, सहयोग के मूल्यों को लागू करने
और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। राइट आंसर हमारा यही है, ऑप्शन नंबर 4। यानी जब भी देखिए ग्रुप में बात की जाती है एक समूह में सीखने की, तो क्या है, बच्चे एक दूसरे के प्रति, है ना, सहयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर बात की जाए कि एक साथ काम करने में सक्रिय रूप से वो भाग ले पाते हैं, अपनी समझ को विकसित कर पाते हैं, अपने आचार विचार को एक दूसरे तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो एक सामाजिक जो क्रिया है वो भी डेवलप होती है। तो इस तरह हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का जो उद्देश्य क्या रहता है, सहयोग की भावना, सहयोग के मूल्यों को लागू करना, एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाला, BALA, बाला का रूप क्या है। ऑप्शन दिए गए हैं, ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, या फिर अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। बताइए जरा क्या होता है बाला का अर्थ। देखिए बाला का फुल फॉर्म होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, अर्थात अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। ठीक है, यानी देखो बाला को अगर देखा जाए तो यह शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक तत्व माना जाता है बाला को, है ना, जो कहीं ना कहीं अधिगम की सहायक सामग्री के रूप में शामिल है, और यह अधिगम के क्षेत्र में शिक्षण कार्य को भी प्रभावी बनाने में बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बाला का जो पूरा रूप है वो क्या है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है। अंधविश्वास है, मिथक है, रूढ़िबद्ध धारणा है, या वैज्ञानिक तथ्य है। तो देखिए आज हम सब लोग देख पा रहे हैं कि महिलाएं किसी भी परिप्रेक्ष्य में पुरुषों से कम नहीं है ना। आज से कुछ समय पहले की अगर हम बात करें, 20 साल 50 साल पहले की बात करें, तो ये माना जा सकता था, या यही रूढ़िबद्ध धारणा थी कि महिलाएं हैं तो ये काम नहीं कर सकती हैं। ठीक है, किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट, चाहे वो फौज का हो, चाहे रेलवे हो या बैंक हो, किसी में इनमें नहीं जा सकती है, और जॉब करने का जो रेशियो था वो भी बहुत कम था। लेकिन आज के समय में देखेंगे कि कोई भी मतलब ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां महिलाओं की लगभग भर्ती नहीं है ना। तो सरकार और सरकार के साथ जो हमारा समाज है वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को आगे देख रहा है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो काम महिलाएं भी कर सकती है। तो कमज़ोर हैं पुरुषों की तुलना में, यह क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा, है ना। ये क्या है, एक रूढ़िबद्ध धारणा, जो एक ऐसी धारणा जो काफ़ी समय पहले से हमारे दिमाग में चली आ रही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी। अब देखिए वाष्पीकरण टॉपिक आपने साइंस में अवश्य पढ़ा होगा। तो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं कि सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, यानी जहां एक ऐसा क्षेत्र, मतलब देखा जाए सतह क्षेत्र का मतलब होता है, जैसे मैं आपको अभी बताऊंगा। और नेक्स्ट ऑप्शन है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि, सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है। नेक्स्ट ऑप्शन है सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है। देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जैसे कि आपने नमक का एक टॉपिक पढ़ा होगा, तो वहाँ भी क्या है, वाष्पीकरण होता है। नमक जो हमें प्राप्त होता है, यानी समुद्र से एक क्यारियों बनाकर उसमें पानी भर दिया जाता है, और पानी भरने से क्या है, वो पानी वाष्पीकृत हो जाता है ना। और उसके बाद नमक जो है ना वो हमें मिल जाता है। अच्छा, इसका छोटा सा एग्जांपल अपने घरों में हम देख सकते हैं। जैसे हम लोग कपड़े सुखाते हैं, तो कपड़ों से सुखाने उसमें भी क्या रहता है कि जो पानी है, जो जल है, वो क्या है, वाष्पीकृत हो जाता है और कपड़े क्या है, सूख जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर कपड़ों को, कोई भी कपड़ा है और उसको बहुत पास पास इकट्ठा करके अगर उसको डाल दिया जाए, ठीक है कि ना, और टेम्परेचर कम हो, यानी धूप कम हो, तो उसको जल्दी सूख जाएगा क्या, या देर में सूखेगा। सिंपल सी बात है, वो देर में सूखेगा। यानी वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है वहाँ पे कैसी हो पाएगी, स्लो। और वहीं अगर उसको फैला के डाल दें, यानी उसके सतह क्षेत्र है उसको बढ़ा दिया जाए, कपड़ों को अगर फैला के डाल दिया जाए, और टेम्परेचर भी ज़्यादा है, यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए धूप में बहुत तेज़ है,
अगर धूप भी तेज है और कपड़ों को फैला के डाल दिया जाए तो कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकला कि वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया है किस स्थिति में धीमी रहेगी, यानी कि सतह क्षेत्र और तापमान अगर कम है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी होगी, और सतह क्षेत्र ज़्यादा है और तापमान भी ज़्यादा है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होगी। तो इसका आंसर हमारा क्वेश्चन को हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसमें दिया है धीमी कब होगी, तो सतह क्षेत्र कम होगा, यानी सतह क्षेत्र कम है ना, और तापमान भी कम है, तो इस कंडीशन में वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो कैसी होगी, स्लो होगी, कम होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है। भारत में बिहार के सापेक्ष, यानी अगर बिहार में हम खड़े होकर देखें, जम्मू कश्मीर की ओर नज़र डालें और एक गोवा की ओर नज़र डालें, तो उसकी स्थिति जो हमारी डायरेक्शन में होगी, दिशाओं में होगी, वो क्या होगी। ऑप्शन दिए गए हैं दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। क्या दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व है। नेक्स्ट देखेंगे पूर्व और पश्चिम है ना, यानी बिहार से जम्मू कश्मीर पूर्व में है और गोवा पश्चिम में है, या फिर पश्चिम और पूर्व है, यानी जम्मू कश्मीर पश्चिम में है और गोवा पूर्व में है, या फिर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम है। बताइए जरा क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए, अगर हम बिहार में खड़े होकर जम्मू कश्मीर की तरफ देखेंगे तो पहली बात तो क्या है, ये अगर डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो बिहार में खड़े होकर तो ये जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम। कौन सी स्थिति होगी, उत्तर पश्चिम की ओर हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। और गोवा की ठीक स्थिति हो जाएगी दक्षिण पश्चिम। कौन सा है, दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपनी कक्षा कक्ष में डेंगू की महामारी के विषय पर छात्रों के द्वारा एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं। इस हेतु आप ऑप्शन दिए गए हैं कि सभी छात्रों को अलग अलग बिठाकर इस विषय पर सोचने को कहेंगे, यानी हर एक छात्र को आपने अलग अलग बिठा दिया है और उस पर उनके जो आउटपुट है वो लेना चाहते हैं कि वो क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, ऐसा। नेक्स्ट ऑप्शन है छात्रों को कुछ समूहों में बांटकर, यानी कुछ ग्रुप में अलग अलग बांटकर और सभी को इस विषय पर एक वॉलपेपर तैयार करने को कहते हैं आप। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है एक एक करके सभी छात्रों के विचार दिए गए विषय पर सुनेंगे, यानी एक एक जो विद्यार्थी है वो क्या सोचता है, क्या समझता है, उसके विचार के आप क्या करेंगे, सुनेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सभी छात्रों को डेंगू मच्छर ढूंढ कर लाने के लिए कहेंगे। भाई ऑप्शन नंबर 4 तो प्रॉपर गलत दिख रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप क्लास ले रहे हैं और उसमें कह दें कि नहीं जाइए बच्चे जितने भी हैं आप डेंगू मच्छर ढूंढ कर लाइए, ऐसा। अब देखिए इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्यों हो जाएगा समझिए आप जरा इसको। देखिए ग्रुप क्या है कि जब ग्रुप में बांटेंगे तो कहीं ना कहीं जो उनकी सामाजिक क्रिया है ना, कहीं ना कहीं उनमें जो इनके विचार है आपस में डिस्कस करके वॉलपेपर जो तैयार करेंगे वो आउटपुट इन ऑप्शनों में सबसे अच्छा होगा, ठीक है कि नहीं। तो किसी भी विषय पर जब क्या है एक चर्चा परिचर्चा होती है, एक परियोजना कार्य कराना चाहते हैं, तो उसमें ग्रुप में छात्रों को बांटकर और उस विषय पर वॉलपेपर को तैयार करना इन ऑप्शनों में सबसे एक अच्छा क्या है, ऑप्शन है। तो अतः हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र के मकान के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। बिल्कुल होते हैं भाई, आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ जैसे बोलते हैं कि भाई अलग अलग कल्चर है तो अलग अलग मकान भी आपको देखेंगे, जहाँ जिस तरह का कल्चर है। कहीं सर्दी ज़्यादा पड़ती है, कहीं गर्मी ज़्यादा है, कहीं बरसात का मौसम है, तो वहाँ के जो क्लाइमेट है, जलवायु है, उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के मकान बनाए जाते हैं। तो उसमें दिया गया है कि एक गांव के मकान के लक्षण नीचे दिए गए हैं। जैसे
मकान मजबूत बांस के खंभों पर बना होता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं, यानी यहाँ पे सीमेंट और इन सारी चीज़ों का यूज कम किया जाता है या ना के बराबर किया जाता है, बल्कि मकान किसके बने हुए हैं, लकड़ी के ही बने हुए हैं। नेक्स्ट दिया है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर या 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, ठीक है। और मकान की छतें जो है वो कैसी हैं, ढालू है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपर दिख रहा है कि मकान किसके, लकड़ी के ही सिर्फ बने हैं, उनकी छतें भी ढालू बनाई गई हैं और खम्भों पर टिके हैं, किसके, बांस के खम्भों पर, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके बांस और जो भी एक्स्ट्रा कुछ लकड़ी का यूज किया जा रहा है बस ऐसा। अब इसमें एक पॉइंट दिया गया है कि इस गांव में भारी वर्षा होती है, तो बताइए कि यह गांव किस राज्य में होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, आसाम में होना चाहिए, है ना, या फिर उत्तर प्रदेश में होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए या राजस्थान में। तो जो भारी वर्षा की बात हो रही है, राजस्थान तो यहाँ पे कट हो जाएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश में बारिश होती है लेकिन इतनी भारी बारिश नहीं होती है, चलिए मान भी लें। तो इसके अलावा जो इसमें दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में, आपने बिहार में देखा होगा, बांस के खम्भों पर मकान नहीं बनाए जाते, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसाम। आसाम में बांस के खम्भों पर मकान बनाए जाते हैं, भारी मात्रा में वर्षा होती है और वर्षा से बचने के लिए ही खम्भों पर मकान बनाए जाते हैं, ठीक है, कि जिससे जंगली जो कुछ जानवर, कीड़े मकोड़े इतनी जल्दी उस पर ना आ सकें और उनसे बचा जा सके, ठीक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आसाम। क्या हो जाएगा, आसाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का प्रचलन है, ठीक है। अब देखो, स्थानांतरित खेती को ही हम क्या कहते हैं, झूम की खेती भी कहते हैं, है ना। तो इस खेती को ही क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। और देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उनमें ये खेती की जाती है ना। और इसे इसीलिए जनजातीय कृषि भी कहा जाता है, ठीक है कि नहीं। अब देखिए, पहले तो इसको कुछ भूभाग या भूखंड पर किया जाता था, ठीक है, साफ करके उसको, जंगलों को साफ करके और उस पर खेती करना, इस तरह की खेती करना, इसी को कहा जाता है। अब इसके बाद पश्चात क्या हुआ कि फिर धीरे धीरे ज़्यादातर जो पेड़ हैं उनको काट के और उस जगह सफाई करके वहाँ भी खेती करना, तो इस तरह बोलते हैं इसको स्थानांतरित खेती, यानी जिसमें स्थान का क्या है, चयन कर दिया जाए स्थान को, ठीक है कि नहीं है। और इसको झूम की खेती भी कहते हैं। तो अब इसमें ऑप्शन दिए हैं कि किस क्षेत्र में इस तरह की खेती की जाती है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में या उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। बताइए जरा कौन सा इसका आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र। कौन सा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। क्योंकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो आप देखेंगे, पूर्व में जो हमारे सेवन सिस्टर्स है और उत्तर का कुछ भाग है, देखिए यहीं पर आप अगर समझेंगे कि बहुत सारे इलाके जो है ना, वो क्या है, मैदानी क्षेत्र नहीं है। और मैदानी क्षेत्र जो नहीं है, जो आपके पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहीं पर इस तरह की खेती की जाती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें समझना पड़ेगा कौन सा कथन सत्य नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया गया है कि बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखो, ये पर्सनल अगर देखा जाए तो सही भी कहा जा सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं उनका जो विकास है कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, ठीक है। तो बिल्कुल अलग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि बंद टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है, ठीक है। तो ये तो सही है कि यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है, ये भी राइट आंसर है, ठीक है। और ये भी सही है कि अलग करते हैं, वहाँ स्वदेशी जो लोग हैं उनको अपनी नदी की जीवन रेखाओं से अलग बिल्कुल करते हैं, ठीक है। लेकिन टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो यहाँ पे पूछा है कि क्या सत्य नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं विकास जो यहाँ के लोगों का है, कई तरह से देखा जाए, कई मायने में देखा जाए तो वो प्रभावित होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित
नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सभी। देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती है समझिए आप जरा, तो आप समझेंगे। देखो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प, ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैसें हैं, है ना। ऐसी गैसें हैं जो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन या वैश्विक ऊष्मण यानी जो क्या है टेम्परेचर को इंक्रीज करें, ठीक है कि नहीं। तो ऐसी जो गैसें हैं जो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में जिम्मेदार हैं, ठीक है, यानी वैश्विक स्तर पर ऊष्मा का स्तर बढ़ाने के लिए जो जिम्मेदार हैं ऐसी गैसें ग्रीन हाउस गैसें में इनको इंक्लूड करते हैं। तो ये सारी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जलवाष्प जैसी ये सारी गैस किस में आ जाती है? ग्रीन हाउस गैस में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल के पीला होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? ऑप्शन दिए गए हैं, क्लोरीन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि ये वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड से मिलकर अम्लीय कुछ विषैली गैसों का निर्माण करती है, जो कि ताजमहल को क्या करते हैं? पीला करने का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ही है जिसकी वजह से ताजमहल क्या हो रहा है? पीला हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? पल्लव राजवंश ने बनवाया था, चोल राजवंश ने बनवाया था, चालुक्य राजवंश ने, या फिर काकतीय राजवंश? देखिए गोलकोंडा किला की अगर बात करेंगे तो यह आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद में स्थित है ना। और गोलकोंडा किले का निर्माण काकतीय वंश राजवंश ने कराया था। कौन सा राजवंश? काकतीय राजवंश। और इसके जो संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, इनको माना जाता है। ठीक है, कुतुब शाही साम्राज्य की जो प्रारंभिक राजधानी है वो गोलकोंडा 17वीं शताब्दी, कौन सा? 17वीं सदी तक हीरे के विश्व प्रसिद्ध बाजार के रूप में जानी जाती थी, है ना। और वर्तमान में यहाँ पर चार मीनार, हुसैन सागर झील ये भी स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 काकतीय राजवंश, यानी गोलकोंडा किले का निर्माण किसने करवाया था? काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? उत्तल, अपारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपारदर्शी। अपारदर्शी यानी जिसमें से कुछ भी पार न हो सके, है ना, इस तरह की एक लेयर। तो सीधी सी बात है कि भाई एक ऐसी लेयर यानी जिससे प्रकाश गुजर नहीं सकता है उसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 2।